तो बच्चों आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन। नीट के लिए और जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं नीट की ही बात करूं तो पिछले 4-5 सालों से देखें तो 2-3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसको साथ में हम अगर डिवाइड करना चाहें तो ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आया होगा कि इसको टोटल 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है इसका रोटेशनल काइनेमेटिक्स, सेकंड पार्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड रोलिंग मोशन और फोर्थ है सेंटर ऑफ मास। 2011 या 12 से लेके 18-19 तक के जब क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो पता चला कि जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स है टोटल 33 क्वेश्चंस थे बच्चों, उसमें से 17 क्वेश्चन रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे, मतलब नियरली 50% क्वेश्चंस तो किससे आते हैं, रोटेशनल काइनेमेटिक्स से आते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक की इसमें बात करूं तो उसमें 4 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें रोलिंग मोशन, 4 क्वेश्चन रोलिंग मोशन पे थे। सेंटर ऑफ मास पे 7 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं पिछले 9 या 10 सालों को अगर एनालाइज किया जाए तो इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले एटलीस्ट हमें जरूर याद हो। हम स्टेप वाइज चलेंगे इन चारों टॉपिक पे। पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ रोटेशनल काइनेमेटिक्स। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक के साथ पिछले 9-10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम साथ के साथ सोल्व करेंगे। आपके सामने स्लाइड्स पे हैं ये सारे क्वेश्चन 2018 से लेके जितने भी फिर आपके ये क्वेश्चंस आएंगे मैंने सारे के सारे इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स को हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं रोटेशनल काइनेमेटिक्स की, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों एक तो इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो फिजिकल क्वांटिटी सिंपली आप लीनियर मोशन में भी पढ़ते थे, जिसमें आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां अगर उसकी बात की जाए तो वो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आप पढ़ोगे एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद प्यारे बच्चों जो दूसरा टॉपिक हम सीखेंगे दैट इज अबाउट टॉर्क। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने पास टॉपिक आएगा इसमें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसकी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका जरूर आता है। और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल मोशन। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक रोटेशनल काइनेमेटिक्स में आएंगे 1, 2, 3 और 4। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी आपस में रिलेशन भी है जहां हम कंपेयर करेंगे जो ट्रांसलेटरी मोशन था और रोटेशनल मोशन था, उन सारी बातों को हम कंपेयर करके भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा कि जो पोजीशन वेक्टर होता है आपका, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब पार्टिकल मूव करे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितने का एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चे? हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? थीटा से। और है क्या ये? एंगल है। क्या है आपके पास? ये एंगल। तो अगर इसको हम कहें तो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल। जो एंगल कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। रेडियस वेक्टर या फिर इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते थे? पोजीशन वेक्टर भी आप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अबाउट द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। थीटा और ये कितने के बराबर, अगर हम देखो ये लेके चले आप लोग, ये आपका रोटेशनल मोशन का पाथ है, ये आपका पोजीशन वेक्टर कह लो या इसको रेडियस वेक्टर कह लो, ये सेंटर है O। तो यहां से पार्टिकल यहां गया मान लो, तो ये जो एंगल आया थीटा, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ही होता है ये। और मान लो यहाँ A से B पे गया और ये A से B पे जाने से ये A से B की डिस्टेंस S है, तो एंगल जो होता है दैट इज आर्क लेंथ, मतलब S डिवाइड बाय रेडियस के बराबर होता है। थीटा किसके बराबर है, S बाय R। S क्या है, आर्क लेंथ, और R क्या है, रेडियस। तो यहाँ से अगर आप S निकालना चाहते तो वो क्या होता, थीटा इंटू R। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको लिख सकते हो S इक्वल्स टू थीटा क्रॉस R। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, वेक्टर। अगर हम इसके बात करें कि ये वेक्टर है कैसा, तो ये एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल। और जब तक ये स्मॉल अमाउंट में है तभी तक हम इसको वेक्टर मानते हैं। लार्ज अगर अमाउंट आ जाए, लार्ज वैल्यू आ जाए, तो इसको स्केलर ट्रीट किया जाता है। ये वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाएगी, वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं प्यारे बच्चों, राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या है, जैसे मान लो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल जाने लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर मान लो पहले ओ ए है, यहाँ पे ओ ए से अगर आप ओ बी पे इस डायग्राम में लेके जाओ तो एंटी क्लॉकवाइज गया। इसमें कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस डायरेक्शन में अपनी कर्ल योर फिंगर, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वैसे भी पता होगा जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर की, तो जो वेक्टर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है आपके पास। क्लियर हुई सारी बात। एक और इसके बारे में बात, इसकी यूनिट रहती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या है आपके पास, रेडियन। हम इसकी यूनिट लेके चलते हैं। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पूरी फिजिक्स में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है और फिर भी क्या है, वो डायमेंशन लेस है। तो दिस इज अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल होता है किसके बराबर है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये वेक्टर फॉर्म कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, राइट हैंड रूल से। ऐसा यूनिट रेडियन, और कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर हुई बात सबको। दूसरी बात अगर मैं आपके पास लेके चलूं तो आता है फिर एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है हमारे पास से, एंगुलर वेलोसिटी। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर एंड दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इसकी ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड रहती है। इसकी डायरेक्शन को भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से ही फाइंड आउट की जाती है। और ये क्या है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर होता है आपके पास। अगर इसकी हम डायमेंशंस की बात करें तो m0 l0 t-1, इसकी डायमेंशन सेम है जो डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी की होती है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस भी t-1 ही होता है। तो उसी के जैसे इसकी आपकी डायमेंशंस आती है। क्लियर हुई बच्चों आप इसके बारे में। इसी के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इक्वल्स टू, अगर एक रोटेशन पूरा कर लेता है तो एंगल कितना होगा, 2 पाई। एक रोटेशन में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मान लो हम फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसके दो फॉर्मूले ये भी याद रखियो। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी एंड दैट आल्सो इक्वल्स टू 2 पाई इंटू n। क्लियर हुई ये बात भी। एंगुलर वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन v इक्वल्स टू होता है आपके पास ओमेगा r। v इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा r। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ओमेगा क्रॉस r के। These are the points about एंगुलर वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट समझ आए होंगे।
एंगुलर वेलोसिटी को जब अक्सर हम सोल्व करते हैं तो इसकी यूनिट जो है वो आरपीएस, आरपीएम या सीपीएस ये लिखी मिलती हैं। आरपीएस ले ले या सीपीएस ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम है, रेडियन पर सेकंड ही रहता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड। बट आरपीएम आ जाए तो उसको आरपीएस में बदलना जरूरी होता है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर सेकंड के लिए उसको 60 से डिवाइड कर दियो। किससे डिवाइड कर दियो? 60 से। ये जरूर याद रखियो, आरपीएस, आरपीएम, सीपीएस और रेडियन पर सेकंड इसके लिए। क्लियर ये बात है? नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, तो ये सारे फॉर्मूले इसके ध्यान रहने चाहिए। फिर आता है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है प्यारे बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये इसके लिए आप फॉर्मूला लेके चलोगे। क्लियर है बात? फिर इसके बारे में यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या रहेगी आपके पास? वही है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। डायमेंशंस की बात करें तो m0, l0, t-2 इसकी डायमेंशंस हैं। ये भी क्या है आपके पास? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन की बात करें तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अगर हम दूसरे फॉर्मूले पे चलें तो दैट अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, A इक्वल्स टू होता है अल्फा आर। A इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्फा आर। यहां से अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो A इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। अल्फा की क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है किसके साथ? आर, पोजीशन वेक्टर के साथ या फिर रेडियस वेक्टर के साथ। क्या मिल जाएगा वहां से? एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा आप लोगों को। तीसरे पॉइंट पे अगर हम चलें प्यारे बच्चों तो आती है कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस। तो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो देखो हम इनको ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर करवा देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या पढ़ते थे? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब क्या हो जाएगा? v वहां लीनियर वेलोसिटी होता था, अपने पास हो गया ओमेगा। u भी तो वेलोसिटी था बट इनिशियल था, हम उसको ओमेगा नोट ले देंगे। a की जगह अल्फा, t की जगह t रहेगा। फिर क्या होता था? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। वहां क्या होता था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वहां पे आप इक्वेशन लेके चलते थे SNF इक्वल्स टू क्या होता था? u प्लस a/2 इंटू 2n-1। SNF मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब यहां पे क्या आ जाएगा? उसकी जगह पे थीटा आ जाएगा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी nth सेकेंड में। u की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा नोट अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसी को अगर हम कंपेयर करवाते, थोड़े और आगे बढ़े तो देखो क्या आएगा। वहां पे एक रिलेशन आती थी a इक्वल्स टू dv बाई dt। इसी में एक बात बोली जाती थी, अगर वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन हो तो हम लेके चलते थे v dv बाई dx। याद होगा शायद सबको, काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी ये बात। सेम यहां पे अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। बाई चांस ओमेगा थीटा का फंक्शन हो तो आप लेके चलोगे ओमेगा बाई डी थीटा। डी ओमेगा बाई डी थीटा। एक्स की जगह थीटा आ गया, वी की जगह ओमेगा हो गया। जरूर याद रखियो, ये भी न्यूमेरिकल में आपके काम में आएगा। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज पे चलते हैं तो वो इस प्रकार से।
देखो ये बच्चों, अब हम कंपेयर करवाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की कुछ टर्म्स और रोटेशनल मोशन की कुछ टर्म्स, ये आपके सामने हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल मास प्ले करता था ना प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन में वही रोल कौन प्ले करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम जहां जहां यूज होता था वहां आई आ जाएगा। जैसे अपने पास है, अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की जगह अब आ जाएगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे होता था फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन। यहाँ पे फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? टॉर्क। टाउ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मास की जगह क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलेरेशन की जगह क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलेरेशन। वहां होता था लीनियर मोमेंटम, पी से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला एक आप लोगों ने सुना होगा, पी इक्वल्स टू क्या होता था? एम वी। एम की जगह क्या आ गया? आई। वी की जगह क्या आ गया? ओमेगा। वहां लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होती थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भी काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m। वहां से p निकालते तो √2me। e स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे p की जगह आ गया रूट एज इट इज, 2 की जगह 2, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनर्जी तो एनर्जी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले वहां क्या पढ़ने को मिलता था? 1/2 mv स्क्वायर, p स्क्वायर बाई 2m, 1/2 p इंटू वी। ये थोड़ा कम यूज होता है बट ध्यान होना चाहिए, आ सकता है कहीं ना कहीं। p लीनियर मोमेंटम लेते तो mv ही होता है, तो m एक v और आ गया तो v स्क्वायर बन जाएगा वो आपके पास। सेम फिर यहाँ पे 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, i फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। L स्क्वायर बाई 2m, लीनियर मोमेंटम की जगह कौन आ गया? एंगुलर मोमेंटम, L स्क्वायर बाई 2, m की जगह क्या आ गया? I। सेम तीसरा जो फॉर्मूला था 1/2 u का u, p की जगह आ गया L और v की जगह आ गया ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वर्क और पावर की ओर बात कर लेते हैं। वहां वर्क होता था F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करते थे? F.ds ऐसे इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेरी करता हुआ तो क्या करेंगे? टाउ, इसका इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को प्यारे बच्चों? पावर क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी की। फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ गया। क्लियर हुई यहाँ तक की बातें आप लोगों को? अब देखोगे थोड़ा सा और, ये क्लियर है बात सारी की सारी? क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। उसके बाद आया था रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड ए रोटेशनल मोशन। हमने दोनों की कुछ टर्म्स को कंपेयर किया था। 3 बातें और रह गई हैं, उनको साथ ही मैं आप लोगों को पढ़ा के फिर उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक तो है अब टॉर्क, एक एंगुलर मोमेंटम, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके जो प्रीवियस ईयर में 17 क्वेश्चन जो आए हैं वो 17 के 17 सोल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा साथ लेके आएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इन सारी बातों को। तो देखो अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में बच्चों। तो टॉर्क क्या है? दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। हम गेट ओपन करते हैं तो उसमें क्या है कि भाई हम एक एंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं जहाँ पे वो हैंडल लगा होता है, तो उससे क्या करते हैं? डोर को अपनी तरफ खींचते हैं। फोर्स लगाया बट फोर्स का कैसा इफेक्ट आया? टर्निंग इफेक्ट आया। देखो 2 बातें होती हैं, एक फोर्स होता है, एक कपल होता है, सॉरी एक टॉर्क होता है, एक कपल होता है। टॉर्क और कपल में फर्क है। जब आप टॉर्क की बात करते हो तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा होता है, दूसरा किसी एंड के ऊपर आएगा तो वो रिएक्शन फोर्स होता है। रोटेट तो तभी होगा जब 2 फोर्स लगेंगे। टॉर्क में एक अप्लाइड फोर्स होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स होता है, और दूसरा जो होगा वो रिएक्शन फोर्स होता है। जब बात कपल की आती है तो कपल में जो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करोगे दोनों के दोनों एक्सटर्नल होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क के दौरान भी फोर्स होते हैं और कपल के दौरान भी। फर्क कितना है कि भाई टॉर्क के दौरान एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक रिएक्शन का फोर्स होता है, और कपल के दौरान दोनों के दोनों एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। ध्यान रहेगी बात ही, मानता हूं कि ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं टॉर्क है क्या चीज। तो टॉर्क क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको हम बोल देते हैं। फिर इसके बारे में फॉर्मूले लिखे। यहाँ पे अपना पार्टिकल है, दिस इज द ओरिजिन, सॉरी ये ओरिजिन है,
यहाँ P पॉइंट पे अपना पार्टिकल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लेके चले R, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेके चले R, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F, क्या फोर्स अप्लाई किया प्यारे बच्चों, F फोर्स इस पे हमने अप्लाई किया। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल हमने मान लिया फाई, क्या एंगल मान के चले हम, फाई। तो टॉर्क किसके बराबर होता है बाय डेफिनेशन जब उसको निकाला जाता है, R क्रॉस F के बराबर, R पोजीशन वेक्टर, F फोर्स, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो। ऑर्डर ध्यान रखना जरूरी होता है, वो न्यूमेरिकल करेंगे तब भी समझ जाओगे उस बात को। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज R एंड अदर वेक्टर इज F, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड F, दैट इज फाई। तो व्हाट विल बी द टोटल, R F sin फाई। अब इसको दो तरीके से अरेंज करते हैं। देखो, अगर आप R के साथ साइन को लगाते हो, R sin फाई, F एज चीज रखा, और ये है R, ये एंगल फाई था, तो ये इस साइड भी वर्टिकली अपोजिट फाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, ओ पी, इसको मैं एन बोल देता हूं, ओ पी एन राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप ओ एन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी है, ये था फोर्स, और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा था, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान रहे, सेम डायग्राम एंगुलर मोमेंटम में आएगा तब बस F को रिप्लेस करवा देना है P से, लीनियर मोमेंटम से। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, ये था आपका पोजीशन वेक्टर, और ये था लाइन ऑफ एक्शन। ये इसके अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट, O के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट। तो मैं D को क्या कह सकता हूं, D is perpendicular distance, D is a perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation, from axis of rotation। तो D उसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो प्यारे बच्चों आपका D आएगा R sin फाई के बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है P से लेके N तक, और O से लेके P तक हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन फाई के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब R साइन फाई की जगह लिख दिया D, तो F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, O से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है ना R साइन फाई, इसको मोमेंट आर्म या लीवर आर्म भी बोल देते हैं, LEVER। यहां मैंने साइड में इसका फॉर्मूला भी लिखा है, लीवर आर्म। कैसे निकाला गया इसको, देखो यहां से अगर हम लेके चलते कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू D, तो यहां से मैं D निकालता तो टॉर्क को F से डिवाइड कर दो, तो फोर्स, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, लीवर आर्म। या फिर अगर आप इस वेक्टर फॉर्म में देखते तो R क्रॉस F, जो भी उसका मैग्नीट्यूड आएगा उसको किससे डिवाइड, भाई R क्रॉस F लेके चलते तो R क्रॉस F क्या आना था, R F साइन फाई, उसको F से डिवाइड करोगे तो F से F गया, R साइन फाई D होता है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं, लीवर आर्म या फिर मोमेंट आर्म के बारे में है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी बट बात समझ आ गई होगी। D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके दो नाम है, क्या नाम है, एक तो लीवर आर्म बोल देते हैं या फिर इसको मोमेंट आर्म बोल देते हैं। दो इसके फार्मूले हैं, बल्कि तीन फार्मूले हो गए, एक तो R साइन फाई। अब इस R साइन फाई को लिखने के दो तरीके, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, या फिर क्या है आपके पास कि भाई R क्रॉस F की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब इसी को दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते थे, R यूं का यूं, F साइन फाई। F साइन फाई क्या है, देखो ये था F फोर्स, ठीक है, ऊपर डायग्राम में फोर्स, उसको मैंने दो पार्ट्स में रिजोल्व करवा दिया। एक तो कंपोनेंट आया R के अलोंग, वो आया F कोस फाई, और एक आया परपेंडिकुलर, ये जो व्हाइट सा गया था, ये मैंने दोबारा ड्रॉ किया, तो ये आया F साइन फाई। इन दोनों के नाम होते हैं प्यारे बच्चों, जो R के अलोंग है ना इसको FR बोल देते हैं, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और जो परपेंडिकुलर है इसके R के उसको FT से दर्शा देते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और वो कितने के बराबर है, F साइन फाई। तो इसका मतलब टाउ इक्वल्स टू, टॉर्क इक्वल्स टू R इंटू F साइन फाई। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, F साइन फाई क्या है,
ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आर क्रॉस एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर इनटू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। 3 फॉर्मूले टॉर्क के आप लोगों ने सीखे। अगले पेज पे देखो, मैंने कुछ इसके बारे में लिखने की कोशिश भी की थी। 3 केस मैंने यहां दिखाया आप लोगों को। पहले क्या था बच्चों, ये मान लो आपकी 2 मतलब डिस्टेंस है डी, एक यहाँ पे फोर्स एफ और यहाँ पे फोर्स एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी डी, तो सिंपल टॉर्क कितने के बराबर आ गया, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स यहाँ लगा, एफ एफ, ओरिजेंटल लाइन के साथ इसका एंगल भी थीटा है और इसका एंगल भी क्या है, थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इस साइड क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली जिस साइड एंगल है वहां कोस, दूसरी साइड क्या आएगा, साइन। अब क्या करना है, अब हमें फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट लेना है, एफ साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पे क्या था, ये था डी, ये 2 फोर्स लगे हुए एफ और एफ। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, डी को 2 मतलब डी का कंपोनेंट देख लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी था, ये लाइन ऑफ एक्शन है, पहले की लाइन ऑफ एक्शन ये, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ये, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एंगल थीटा है, तो डी साइन थीटा। फोर्स इनटू लीवर आर्म या फिर मोमेंट आर्म, तो तीनों बता दिए। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, एक क्या था फिर आपके पास, दैट इज मतलब डिस्टेंस जो डी था उसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और एक क्या लिख सकते थे, फोर्स इनटू लीवर आर्म। एक बात यहां लिखी है इन्हें, रिजिड बॉडी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स ओनली। हमें एक एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर, एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ता है टॉर्क को डेवलप होने के लिए। टॉर्क इज द कोज ऑफ रोटेशनल मोशन। जो बात सबसे पहले बतानी थी, बार बता दी, मन में आया कि भाई टॉर्क क्या है आपके पास, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन आता है वो टॉर्क ही होता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात लिखी है। टॉर्क की ऐसा यूनिट लेके चलते हैं न्यूटन मीटर, और ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है पहले बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो न्यूटन मीटर को अगर आप बदलना चाहो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो एनर्जी की, वर्क की, हीट की यूनिट होती हैं, वही सेम यूनिट टॉर्क के लिए है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसकी डायमेंशन सेम आएंगी, जो वर्क की हैं, जो हीट की हैं, और टॉर्क की हैं, और एनर्जी की हैं, m1 L2 T-2। और कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर है। ध्यान रहेंगी बातें। इसकी कुछ रिलेशंस हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 बातें। पहली बात, टॉर्क किसके बराबर है, I इंटू अल्फा। समझ गए होगे, वहां फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास की जगह क्या आ गया I, एक्सेलेरेशन की जगह क्या आ गया अल्फा। वर्क डन, टॉर्क की इंटीग्रेशन कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। पावर क्या पढ़ा था हमने, फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। फिर हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ, क्या पढ़ते थे वहां पे कि F इक्वल्स टू क्या होता था, dp बाई dt। तो पहले बच्चों फोर्स की जगह क्या आ गया टॉर्क, P की जगह क्या आ गया L, एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। क्लियर है चारों की रिलेशन। बात नंबर 1 क्या है, टॉर्क किसके बराबर है, I इंटू अल्फा। वर्क डन निकालना हो तो टॉर्क का इंटीग्रेशन कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। पावर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी की, और टॉर्क किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट एंगुलर मोमेंटम। किसके बारे में है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम सारी बातें जो टॉर्क के बारे में थी, बस F की जगह रिप्लेस करवा दो P। तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, सारा एज इट इज चलेगा इसमें। बस एक बात यहां थोड़ी अलग आई है, P क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा देखो ये समझ गए ना, R क्रॉस P, P क्रॉस को हटाओगे तो साइन फाई, P साइन फाई लेते तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, R साइन फाई लेते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। P को लिखते mv, मास तो स्केलर है उसको बाहर रखा, तो R क्रॉस V। इसकी रिलेशन लेके चलते, वहां क्या पढ़ा था, P इक्वल्स टू mv। P की जगह क्या आ गया L, मास की जगह क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V की जगह क्या आ गया, और ये बताया था टाउ किसके बराबर है, dl बाई dt। एक इंपल्स का टॉपिक आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सुना होगा। इंपल्स, दैट इज इंपल्स होता था इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं,
उनका इफेक्ट क्या कहलाता था, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स कहलाता था, तो बराबर होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। सेम यहाँ है, एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर इम्पल्स है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और लिखा है NH/2 NH/2 ये बोर की जो थ्योरी आई थी वहां से मैंने लिखा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। लास्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ ही जाता है। लगभग हम कोई भी असाइनमेंट कोई भी टेस्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन पक्का मिलता है कि अर्थ की रेडियस को डबल कर दिया, अर्थ की रेडियस को हाफ कर दिया, तो बताओ अर्थ के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ आ जाए तो वो बड़ी आसान सी बात होती है, विद इन सेकंड तो लगाओ बिना शायद आप लोग। तो टॉर्क क्या होता है, dl/dt पता होगा सबको, न्यूटन के सेकंड लॉ से ही सिमिलर बात थी। अगर टॉर्क जीरो हो जाए, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, तो dl/dt भी क्या होगा, जीरो। dl/dt जीरो तो किसी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट। तो L कांस्टेंट, L हमने पढ़ा था I × ओमेगा भी होता है, तो I1 ω1 किसके बराबर है, I2 ω2। ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है आपकी। ये मैंने नोट डाल के लिख दिया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इट्स टाइम पीरियड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसमें क्या होगा, देखो आपको पता है L किसके बराबर होता है, I ओमेगा, और जितने भी प्लेनेटरी मोशन है उनकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होती है, उनकी एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। L, अब I अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। ओमेगा आपको पता है 2π/t होता है। ये सारा क्या है, कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, t कांस्टेंट। वेरिएबल कौन रह गया, r²/t। इसका मतलब r²/t करेंगे तो उस साइड क्या है, कांस्टेंट, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। t को मैं ऊपर लेके गया तो इसका मतलब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब अगर कोई कह दे कि t के ऊपर इफेक्ट बताओ अर्थ की रेडियस को अगर हाफ कर दिया जाए, तो हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, 24, 1/4 उसका होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। कोई कह दे ना अर्थ की रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो अभी 24 × 4 तो कितना आ जाएगा, 96 आवर्स आ जाएगा। समझ आई बात। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। रेडियस डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस हाफ करोगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों बात। तो ये आप लोगों का थ्योरी पार्ट था। इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस देखोगे। देखो इसके ऊपर कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँ तो क्या था, ए सॉलिड स्फीयर आपके पास दे रखा है प्यारे बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर। ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट its symmetry axis in free space. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. 2018 में आया था, उन्होंने क्या कि रेडियस को इंक्रीज करवा दिया, मास को सेम रखा। Which of the following physical quantities will remains constant? इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी। फ्री स्पेस में घूम रहा है तो आप एक तरह से प्लेनेटरी मोशन मान सकते हो। और मैंने क्या बताया था, प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है तो। पहली बात आई एंगुलर वेलोसिटी, दूसरी बात आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा आया एंगुलर मोमेंटम, और चौथी बात आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें कौन सी चीज है फ्री स्पेस में जो पार्टिकल के लिए मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहती है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। समझ आई कि नहीं आई बात। 2018 में आया था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से है तो क्या कांस्टेंट रहता है उसमें, एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें आंसर आ जाना था आपका एंगुलर मोमेंटम। 1-2 क्वेश्चन और देखोगे जो इसी टॉपिक पे है, वो है क्वेश्चन नंबर, अगर हम चले तो दैट इज अबाउट 3rd क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें कहा 3 ऑब्जेक्ट, ए सॉलिड स्फीयर है, बी एक सर्कुलर डिस्क है और सी एक सर्कुलर रिंग है। ईच हैव द सेम मास एंड सेम रेडियस, उनका मास सेम है और उनकी रेडियस सेम है। दे ऑल स्पिन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा भी सबका सेम है। अबाउट इट्स ओन सिमेट्री, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम रेस्ट, उनको रेस्ट पे लेके आने के लिए वर्क जो करना पड़ेगा उसको कंपेयर करने की बात की है। अब देखो स्टॉप करना है, रोटेट कर रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, रोक दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0,
वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी अभी बताई थी 1/2I ओमेगा स्क्वायर। तो इन्होंने क्या कहा, देखो भाई ओमेगा तो सेम है ना, इसका मतलब वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसी पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब ये बात आप लोग जानते हो कि भाई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², डिस्क का क्या होता है 1/2 mr², और रिंग का क्या होता है mr²। यहां से रेशियो देखते तो रेशियो क्या आती, उसको सोल्व करते तो 4, 5, 10। तो सबसे ज्यादा किस में होता, रिंग में, उसके बाद क्या होता डिस्क, और सबसे कम किस में होता, सॉलिड स्फीयर में। तो ये था 2018 में ही आया था सेम क्वेश्चन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। और एक दो क्वेश्चन देखो, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन 4th बेसी पे है। द मोमेंट ऑफ फोर्स F दे रखा है एट दिस अबाउट द पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि यहां पे तो फोर्स लगा है, यहां पे तो क्या लगा आपका फोर्स लगा है, और आपको किस पॉइंट के अबाउट देखना है, इस A पॉइंट के अबाउट उसका फोर्स का मोमेंट फाइंड आउट करना है। फोर्स का क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, गलती होने के चांस क्यों थे, क्योंकि हम अक्सर किसके अबाउट देख लेते हैं, ओरिजिन के अबाउट देख लेते हैं। बट ओरिजिन, क्योंकि हम जब पहले क्वेश्चन लेके चले थे, जब मैं भी कंसेप्ट समझा रहा था तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन माना था, इन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं माना, इन्होंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ए पॉइंट को माना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर देखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पी पॉइंट जहां पे फोर्स लगा है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का नाम क्या रख दिया, आर नोट। तो यहां से ए से पी तक का तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्या होगा आर माइनस आर नोट। दो पॉइंट दे रखे हो, एक ए दे रखा हो, एक बी दे रखा हो, उसके पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो, बी में से ए वाले के माइनस कर देते हो। तो यहां से आपके पास आर माइनस आर नोट निकाल लो पहले तो, उसकी फिर क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ। आर क्रॉस एफ था ना, बट अब हमें आर तो क्या लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखना है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है, ए से एफ के बीच का पोजीशन वेक्टर आर माइनस आर नोट है, क्या है आर माइनस आर नोट। तो आर माइनस आर नोट इंटू उसकी क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ। और सबको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, पहला कॉलम आई जे के, मतलब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। ये ना सोल्व करना होता हो तो अलग से मैसेज कर दियो, मैं पक्का सिखा दूंगा। तो ये आ जाएगा टॉर्क, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है सबको बात। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लो, ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, ए रोप इज बाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, रेडियस 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder when rope is pulled with a force of 30 Newton? ये कहने लग रहा है कि आपके पास एक रोप है, इस रोप को लपेट रखा है एक होलो सिलेंडर के ऊपर, और इसके जो रोप है इसके ऊपर फोर्स लगाया 30 न्यूटन। आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स लगा होगा, ये मान लो आपका सिलेंडर है, यहाँ मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, सिलेंडर रोटेट करेगा, मतलब इस फोर्स ने इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो टॉर्क, तो हम टॉर्क के दो फार्मूले ले लेते हैं जिससे अपना अल्फा आता हो। तो आपको पता है कि टॉर्क के बारे में, एक तो किसके बराबर है आई इंटू अल्फा, यहां फोर्स अप्लाई किया, सिलेंडर रोटेट करेगा इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो सेंटर है। तो एक टॉर्क का फार्मूला हो गया आई इंटू अल्फा, एक टॉर्क का फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों को बराबर रखा, एक तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक आई इंटू अल्फा। होलो सिलेंडर रिंग के जैसा होता है, सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा होता है। तो होलो सिलेंडर मतलब रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। यहां से क्या निकालना था, अल्फा फाइंड आउट करना था, तो आपका अल्फा आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात। ये 2017 में आया क्वेश्चन था, किससे रिलेटेड है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स से। किससे रिलेटेड है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स से। जितने भी रोटेशनल काइनेमेटिक्स के ये असाइनमेंट मैं यूं की यूं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हैं वो मैं शुरुआत में लिख देता हूं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना प्रीवियस ईयर वालों में से। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस और ट्रिक मैं एक नेक्स्ट वीडियो 15-20 मिनट की और आप लोगों को सेंड करूंगा, वहां से आप लोगों के हो जाएंगे।
मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स जितना हमने समझा है वहां से सोल्व हो जाएगा। मैंने एक लिस्ट बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 30 एंड 32। ये सारे के सारे 2011 से लेके और 2018 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें रोटेशनल काइनेमेटिक्स जितना अभी मैंने बताया है उसी से रिलेटेड है। तो उनको प्यारे बच्चों आप लोग करके देखियो। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा हौसला आएगा। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बीच में एक वीडियो और आएगी जिसमें कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करना सीखेंगे। क्लियर है सबको?